जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 5 है दोस्तों। इससे पहले 4 सेट मैं करवा चुका हूं। जीके जीएस का 75 प्रश्न प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 2 का है ये। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैं बना दिया हूँ, वहाँ पर उपलब्ध मिलेगा आपको सारी वीडियो दोस्तों। और करंट अफेयर का, स्पीडी करंट अफेयर का भी मैं बुक ला रहा हूँ, मैं श्रृंखला ला रहा हूँ स्पीडी करंट अफेयर का। उसमें भी तकरीबन 50 से 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ऑन लाइनर के फॉर्म में ला रहा हूँ। यदि आप लोग उससे भी नहीं देखें तो उससे भी जाएं, उसका ही प्ले लिस्ट बना हुआ है। भारतीय इतिहास से आधुनिक, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से भी पूरी चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। भारतीय संविधान का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है प्लेटफॉर्म घटना चक्र बुक से। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर उसे देखें और उससे कुछ लाभ उठाए दोस्तों। और इन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को टच करें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला प्रश्न सेट नंबर 5 का। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन इसमें से क्या है? 4 कथन दिए हुए हैं जो भारत के इतिहास का सही कालक्रम दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य सबसे पहले आएगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो हुआ था 322 बीसी, 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल 322 से 185 बीसी तक था मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक था बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था और प्रथम शासक जो संस्थापक था मौर्य का वो चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का देखिए यदि हम देखा जाए तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश है जो लगभग तीसरी शताब्दी में यानी 300 ईसा लगभग तीसरी शताब्दी में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो उसके बाद आता है कौन? गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आता है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा? गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त या भानुगुप्त, दोनों कहलाता है दोस्तों, विष्णुगुप्त या भानुगुप्त। उसके बाद आता है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल होता है और संस्थापक होता है दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। उसके बाद आता है मुगल शासक। मुगल शासक के संस्थापक बाबर होते हैं और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर होते हैं। तो इस प्रकार कौन कौन आएगा? QPSR। QPSR ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया हाल ही चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही चर्चा में रहा धूम मठ भारत के किस राज्य में मनाया गया था? धूम मठ या धूम मठ जो है भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में धूम मठ स्थित है। कहाँ है धूम मठ? पश्चिम बंगाल में। घूम मठ है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, घूम मठ। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और यहाँ पर क्या हुआ था? 2023 में पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में किया गया था। बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में, पहली बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी। यदि बौद्धों के सबसे बड़ी मंदिर के बारे में पूछे तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। घूम मठ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नेपाल के लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं थर्ड की ओर। किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो किस बैंक को 2023 का बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया है? तो ये 4 ऑप्शन इसमें से फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। किसे दिया गया? फेडरल बैंक को दिया गया है। यदि रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में यदि आपसे पूछे, रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये है भी शक्तिकांत दास, ठीक है। और उनके द्वारा फेडरल बैंक को दिया गया है क्या? तो फेडरल बैंक को दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है दोस्तों। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में यूको बैंक का मुख्यालय स्थित है। और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है।
भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हमसे पूछा है। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनाए गए हैं, वर्तमान समय में भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम सबको मिलान करें, यदि हम देखें इसमें शिव प्रसाद शुक्ल हैं जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ल हैं। शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के? हिमाचल के हैं शिव प्रसाद शुक्ल। इसी प्रकार मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं, मंगू भाई छगन पटेल, ऑप्शन नंबर सी को देखें, ये कहाँ के राज्यपाल है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एमपी के राज्यपाल हैं। एमपी के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के राज्यपाल हैं। और ऑप्शन नंबर डी यदि देखें हम, तो कंभमपति हरिबाबू कहाँ के राज्यपाल हैं? तो मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम के राज्यपाल हैं कौन? कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू मिजोरम के राज्यपाल हैं। और तमिलिसाई के बारे में यदि आपसे पूछे तेलंगाना का है, तो अभी हमसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ का कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन तेलंगाना के वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 5 नंबर। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस विश्व 25 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस विश्व 23 दुनिया भर में 29 नवंबर 2023 को मनाया गया। कब? 29 नवंबर 2023 को एकजुटता दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि किस लिए मनाया गया था, तो क्या आप इसका जवाब दीजिएगा? तो इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के संदर्भ में 2 स्टेट सॉल्यूशन नाम से संदर्भित किया गया था। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे के संदर्भ में 2 स्टेट्स नाम के लिए किया गया था, इस कारण से। और भारत ने इजराइल में भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए इजराइल से? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है, और इजराइल की राजधानी आपसे पूछे तो जेरूसलम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना गया है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र किसे माना गया है 20वीं शताब्दी को? तो बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बंगाल को तंत्रिका केंद्र माना गया है। अंग्रेज का विजय अभियान बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत भी बंगाल से प्रारंभ हुआ था। अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम विरोध भी इंडियन एसोसिएशन द्वारा सिविल सेवा में उम्र सीमा घटाने के विरुद्ध में हुआ था। तो यदि हम देखें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया को देखिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये सब क्या है? गोंडवाना लैंड का है। परंतु फ्रांस है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं। फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत भारत के तथा सीमावर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप पठार गोंडवाना का ही एक भाग है। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार है, ये वाला जो किसका क्षेत्र है? गोंडवाना का ही एक क्षेत्र है। दक्षिणी पठार भारत का किसका क्षेत्र है? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है दोस्तों। भारत का दक्षिणी पठार है जो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। ठीक है, और गोंडवाना चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुआ था। ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक के समय हुआ था। गोंडवाना चट्टान का विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल घाटी, सातपुड़ा, महादेव पहाड़ी अरब प्रदेश में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। गोंडवाना लैंड भारत का 98%, भारत का जो 98% भाग है जो गोंडवाना चट्टान से ही बना हुआ है। तो ऑप्शन
कौन फ्रांस नहीं शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेत्र, नेत्र क्या है? नेत्र के बारे में देखें। नेत्र एक मानव रहित विमान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेत्र क्या है? तो मानव रहित हल्का निगरानी टोही विमान है। मानव रहित हल्का निगरानी टोही विमान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। निशांत एक मानव रहित यान खुफिया जानकारी एवं क्षति आकलन करने वाला मिशन है। यदि आपसे निशांत के बारे में पूछ ले तो क्या है? वह एक मिशन रखता है, खुफिया जानकारी एवं क्षति आकलन करने वाला विमान है निशांत। और रडार, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग और EOS 01 भारत का नवीनतम रडार इमेजिंग उपग्रह है। EOS 01 रडार इमेजिंग उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है, संत कबीर सम्मान किस देश में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, देश में नहीं, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत कबीर सम्मान है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुनाई के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है संत कबीर सम्मान, बुनाई के क्षेत्र में। यदि कबीर की स्थल, समाधि स्थल के बारे में पूछे तो कहाँ है? तो मगहर में है कबीर के समाधि स्थल। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के लहरताल में हुआ था कबीर का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। पेन नंबर 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो 4 साल के निरंतर और सबसे शानदार प्रदर्शन के लिए कौन सा राष्ट्रीय खेल दिया जाता है? तो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन सा खेल? खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 में भारत के खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड दूसरा सबसे खेल रत्न पुरस्कार है। कब अर्जुन अवार्ड है जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड, और इसे 1961 में शुरू किया गया था अर्जुन अवार्ड को। और खेल रत्न पुरस्कार को 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल फ्रांसिस्को को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 में भारत और के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। भारत और किसके साथ? तो भारत और वियतनाम के साथ विनवैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। भारत और किसके साथ? वियतनाम के साथ। भारत और वियतनाम के साथ विनवैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास की गई थी। यदि आपसे पूछे भारत और नेपाल के साथ कौन सी अभ्यास होती है? तो भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण, भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण की गई थी नवंबर में। उसी प्रकार नवंबर में ही भारत और श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास किया गया था। भारत और श्रीलंका के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास? तो मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के साथ किया जाता है सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। यदि आपसे पूछे बांग्लादेश और भारत के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है बोंगो सागर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी यदि आपसे पूछे तो दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। जुबा है जो दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना था और सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। तो यदि आपसे पूछ ले सूडान की राजधानी कहाँ है? तो खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, लेकिन दक्षिणी सूडान की राजधानी आपसे पूछे तो जुबा है। ऑप्शन नंबर दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। यदि आपसे पूछे सूबा किसकी राजधानी है? तो सूबा है जो फिजी की राजधानी सूबा है। फिजी की राजधानी सूबा है। ठीक है, खार्तूम आपको बता दिया सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और पोलो खेल में, ये तो वाटर पोलो में हो गया। यदि आपसे पूछ ले पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? तो पोलो में 4 होता है। यदि वाटर पोलो आपसे पूछे तो 7 होती है। यदि आपसे पूछे कबड्डी में भी 7 होती है दोस्तों। यदि आपसे पूछे खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन रग्बी फुटबॉल में आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 15 होती है। सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 नंबर। शुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? तो शुंगलू समिति जो 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वो
राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है शुंगलू समिति। राष्ट्रमंडल खेल 2011 में जो घोटाला हुआ था उससे संबंधित है शुंगलू समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कुछ और समिति के नाम बताते हैं दोस्तों, जैसे रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति है जो भुगतान संतुलन से संबंधित है, भुगतान संतुलन रंगराजन समिति। और बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए जो समिति लाई गई थी, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए समिति मल्होत्रा समिति था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए। और स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लेकर के लाया गया था। स्वामीनाथन समिति, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए लाया गया था, सत्यम समिति। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। शुंगलू समिति राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाला के लेकर के था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्ड पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है, ये प्रश्न पूछा है। तो गोल्ड पिकॉक पुरस्कार REC लिमिटेड को दिया गया है। REC लिमिटेड को दिया गया, RECL लिमिटेड को दिया गया है। कौन? गोल्ड पुरस्कार, गोल्ड पिकॉक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न में, 31 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया? एक समान सिविल संहिता का उल्लेख पूरे भारत में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 के तहत पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता की प्रावधान की गई है। और वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड राज्य में भी इसे लागू करने का विचार किया जा रहा है दोस्तों। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है। तो सिविल संहिता, समान सिविल संहिता किस क्षेत्र में आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपसे पूछे तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में आयरलैंड से शामिल किया गया है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इस भाग को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। अनुच्छेद 40 को यदि देखें तो ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन के लिए। यदि अनुच्छेद 39 देखा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 के तहत है, अनुच्छेद 39 के तहत कुछ नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्वों को किया गया है। अनुच्छेद 50 को देखें तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण का प्रावधान किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण का प्रबंध किया गया है किसमें? अनुच्छेद 50 के तहत। तो इस प्रकार यदि आपसे आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामायण के निर्माता रामानंद सागर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। रामानंद सागर है जो रामायण के निर्माता है। यदि आपको महाभारत के निर्माता कौन है तो BR चोपड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 में दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं, तो अशोक के स्तंभ मौजूद है उसमें बैल प्रधान है, जिसमें बैल दिखाया गया है, कौन सा स्थल है अशोक का? तो जहां पर बैल दिखाया गया है, जहां पर बैल दिखाया गया है वो अशोक का स्थान है रामपुरवा। रामपुरवा से बिहार के पुरातात्विक स्थल रामपुरवा है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रामपुरवा में यह एक बहुरूप से आधार से बना है और पुष्प डिजाइन से सजाए गए हैं और जैबू बैल के यथार्थ चित्रण के साथ किया गया है। लाहौरिया नंदनगढ़ पर सिंह और मोर का चित्रण है। लाहौरिया नंदनगढ़ पर सिंह और मोर का चित्रण है। सांची और सारनाथ के स्तंभ में के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृति गठित की गई है। कहाँ? सांची और सारनाथ में सिंहों के सृजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर प्रश्न में, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 को किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो जापान को हराकर महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि देखिए हम, भारत की राजधानी कलकत्ता थी जिसे 1911 में
बदलकर दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया। 1911 में दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया और राजधानी परिवर्तन की घोषणा ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था दोस्तों। 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के रद्द करने के उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। असम में सिलहट को मिलाकर एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया था उसी के समय। और 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली राजधानी परिवर्तन के जुलूस समारोह का हार्डिंग 2 पर बम फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय वायसराय। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 36 में। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनानी रोमन कला को गंधार कला शैली में स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यूनानी रोमन कला को इंडो ग्रीक कला कहा जाता है दोस्तों। इंडो ग्रीक, गंधार कला आदि के नामों से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति मथुरा कला के तहत बनाई गई थी। मथुरा कला के तहत बनाई गई थी महात्मा बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 में। 37 में कहा गया निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में राजगीर को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राजगीर को अभी तक मान्यता नहीं दी गई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर पर्यटन स्थल के लिए विश्व विख्यात है दोस्तों। जल मंदिर राजगीर में ही स्थित है। 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। फतेहपुर सीकरी को किया गया था। और तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्र परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यूरेनस है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है। 84 वर्ष लेता है यूरेनस। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में यूरेनस कितना वर्ष लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। 84 वर्ष, 84 वर्ष। यदि आओ हम देखें यूरेनस यानी अरुण एक शीत ग्रह जिसे वायुमंडल में मीथेन की प्रधान है। यूरेनस अरुण को ही कहते हैं। इसके वायुमंडल में कौन किसकी प्रधानता है? तो मीथेन गैस की। यह एक लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। कौन? यूरेनस। इस ग्रह का प्रकाश हरे नीले रंग का दिखाई पड़ता है और यह अपनी धुरी पर 17 घंटे 4 मिनट और 24 सेकंड में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है जो कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यह तेलंगाना के नालगोंडा जिले में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य नागार्जुन सागर से संलग्न कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध तथा 2 मुख्य नहरों का किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न में भारत के सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग वर्ष 1983-84 में किया गया था दोस्तों। वर्ष 1983-84 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शून्य बजट का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 1983-84 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1987-88 में समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया था। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शुरू से प्रारंभ मानकर पुनः समीक्षा की जाती है और वित्तीय वर्ष 2005-06 के आम बजट में भारत में जेंडर बजटीय को अवधारणा को शुरू की गई थी और निष्पादन बजट सर्वप्रथम 1968 में 4 मंत्रालयों में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो किसमें आएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, कृषि। यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखें तो वर्ष 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था और इसकी मॉडल हेराल्ड डोमार द्वारा बनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था जो 1956 से 61 में पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग को
बढ़ावा देना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखें दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 66 में जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल के पर प्रभावित था, 61 से 66 तक। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था जो 1969 से लेकर 74 तक अशोक रुद्र, एन.एम. अन्ने और डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि एवं विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि 42 में 1857 के ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, वाराणसी में। उनका मूल नाम मणिकर्णिका थी, मणिकर्णिका तांबे था लक्ष्मीबाई का मूल नाम। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राय के साथ कर दिया जाता है और 1857 में ही रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 17 जून 1858 को झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीर गति की प्राप्ति हुई। तो कहाँ की थी? तो वाराणसी के। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 43 में। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो किसने दी थी गांधी जी को भारत की यात्रा करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था गांधी जी को भारत यात्रा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में महाराष्ट्र में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु, इनकी यदि गुरु माने, राजनीतिक गुरु माने गोपाल कृष्ण गोखले को, तो महादेव गोविंद रानडे थे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में। और कांग्रेस के 21वां अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ही किया था। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय गठबंधन दल के नेता थे। ठीक है, ये तीनों क्या थे? बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों गठबंधन दल के नेता थे। और वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नेता गठबंधन दल में विभाजित हो जाती है। और यदि हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर कौन हुआ? डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राज्य के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा विकल्प सही है? तो उपरोक्त में सभी शून्य भूखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता परक शिक्षा। तो ए बी सी डी सबका सब कुछ सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो हुई थी, 45 नंबर प्रश्न है। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही आंसर होगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम बंगाल के नवाब जो थे और सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, त्रिगुट सेना को बीच हुआ था। अंग्रेज और त्रिगुट सेना के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में संयुक्त बलों को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 61 में दिया गया है, भारत का मसाला का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? भारत में मसालों के उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है केरल, सी में है असम और डी में है हिमाचल प्रदेश। तो यदि हम देखें क्वेश्चन को, भारत में मसालों की जो उर्वरक क्षेत्र आपसे पूछा है तो वो कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत में मसालों के उर्वरक क्षेत्र केरल में है। भारत प्राचीन काल में मसालों के लिए विख्यात रहा है। प्राचीन काल में काली मिर्च की यवन प्रिय साहित्य में कहा गया है। काली मिर्च को यूरोपीय कंपनी ने दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए आए थे और मसालों का व्यापार करना मुख्य उद्देश्य था, जिसके लिए दक्षिण पूर्व एशिया विख्यात थे। असम क्षेत्र चाय के लिए जाना जाता है दोस्तों। असम क्षेत्र किसके लिए? चाय के लिए। कर्नाटक कॉफी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी मसालों का क्षेत्र केरल। नेक्स्ट ईयर 62 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान वर्ष 1949 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था भारतीय संविधान में। और वर्ष 1949 को नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7
अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 स्वतः ही लागू हो गए थे। 1949 में स्वतः ही लागू हो गए थे, ठीक है। और संविधान के पूर्व रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख है दोस्तों। नागरिकता के बारे में कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है, तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से अपनाया गया है। और नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में लाया गया था। और इसमें 5 प्रकार की नागरिकता का वर्णन मिलता है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है, क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 63 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 63 नंबर में है, 63 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत यदि अनुच्छेद 368 को देखें हम, तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किए जाने का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन करने के लिए भारत में अब तक के 3 बार वर्ष 1962, वर्ष 1961 और वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया है। कब? अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 352 का 62 में, 61 में और 75 में, ठीक है। और यदि देखें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और यदि हम अनुच्छेद 356 को देखें, तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 को देखें तो इसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, इसमें है पंचायत समिति के सदस्य कौन बनते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य को कौन चुनता है, ये प्रश्न है। तो पंचायत समिति के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित करता है पंचायत समिति के सदस्यों को, तो जनता द्वारा निर्धारित किया जाता है, जनता द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत में पंचायती राज 3 स्तर पर है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है। पंचायत समिति बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी के रूप में किया जाता है। पंचायत समिति का जनसंख्या वाले राज्यों में किसके तहत, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, बिहार में यह प्रावधान किया गया है। और इसकी कार्य अवधि प्रथम बैठक से 5 साल तक होती है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करेंगे, कौन? प्रमुख करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था। तो चीन में गृह युद्ध की शुरुआत वर्ष 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वर्ष 1928 में चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत वर्ष 1928 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 67 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न में 66 में कहा गया है, इसमें दिया गया है 66 में कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछे तो ढाका है। और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ टच करती है, तो भारत के साथ 96.7 किलोमीटर 96.7 किलोमीटर भारत की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ रखती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की जमुना कहा जाता है तथा गंगा के मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। वर्ष 1971 में अपनाया गया था बांग्लादेश के राष्ट्रीय फूल को। तो ऑप्शन नंबर बी डी हमारा सही आंसर है। 67 में बेलारूस की राजधानी क्या है, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बेलारूस की राजधानी कौन है, मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बेलारूस एक लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों, स्थलबद्ध कंट्री है बेलारूस। बेलारूस की मुद्रा यदि हम देखें तो बेलारूसी रूबल है। बेलारूस की मुद्रा क्या है, बेलारूसी मुद्रा है। बाकू किसकी राजधानी है, यदि आपसे पूछे कि बाकू किसकी राजधानी है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है दोस्तों।
अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी किसे कहते हैं? तो बाकू को धरातल पर जलती हुई प्राकृतिक गैस के कारण अजरबैजान को शाश्वत अग्नि का देश कहा जाता है। शाश्वत अग्नि का देश अजरबैजान को कहा जाता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी यदि आपसे पूछ ले तो कौन सा? ब्रुसेल्स। और बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। बेल्जियम को किस किस नाम से जाना था? यूरोप का कॉकपिट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 में। प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जेम्स प्रिंसेप प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला था। प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। जेम्स प्रिंसेप प्राचीन ब्राही लिपि को पढ़ने वाला था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के समय में किया गया था। शिलालेख का प्रारंभ अशोक का सारा एक कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चार्ल्स विल्किंसन के बारे में क्या है कि भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे कौन? चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखें तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और विलियम जोन्स के बारे में देखें, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 69 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया 69 नंबर प्रश्न में, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मेला और बाजार है। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कर वसूले जाते हैं। पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। दुग्ध उत्पादन कर वसूली जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। वाहन कर, पशुओं पर कर और मनोरंजन कर, ये सब ग्राम पंचायत के द्वारा वसूली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न चुनते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी लेना। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। पंचायती राज है सत्ता के विकेंद्रीकरण का मुख्य उपकरण है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 92-93 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक रूप से दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज का उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता फैलाना भी है दोस्तों। अनुच्छेद 40 के तहत भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन माना जाता है अनुच्छेद 40 को। पंचायती राज के बारे में वर्णन किया अनुच्छेद 40 में। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 71 नंबर प्रश्न में। 71 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 75 से 74 से 79 ईस्वी तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना उस समय आपातकाल लगाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 में दोस्तों, 72 में मैचिंग दिया हुआ है, सम्मिलित करने के लिए दिया है 72 में दोस्तों। इसे हम लोग देखते हैं, सम्मिलित करते हैं, सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं इसे हम लोग। चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 1992 में आया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 1992 में। अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना आया था दोस्तों। वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना आया था। और काम के बदले अनाज का कार्यक्रम, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम कब हुआ था? तो वर्ष 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम लाया गया था वर्ष 1977 में। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में लाया गया था। तो इस प्रकार से मैचिंग देखें तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया पंचायती राज की अन्य संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान पंचायती राज के लिए कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राज्य वित्त आयोग करता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 और 243 के 22 के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शी सुनिश्चित करता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं। तो दहिया, ये काट और दा है, कृषि संबंधित राज्य है। तो दहिया कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में दहिया मनाया जाता है। दहिया कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में दहिया होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कुरुवा, कुरुवा जो झारखंड में, कुरुवा झारखंड में, और बारीगांव, बारीगांव उड़ीसा में, और पेड़ा आंध्र प्रदेश में, पेड़ा आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार यदि मैचिंग करें तो ऑप्शन का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। स्थानांतरित कृषि, कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। अतः इस काटन और दहन प्रक्रिया को पेड़ा पद्धति कहते हैं, पेड़ा पद्धति कहते हैं। तो इसी पद्धति को मध्य प्रदेश में दहिया पद्धति कहते हैं, और दहिया पद्धति कहते हैं, कोरबा पद्धति कहते हैं झारखंड में, बरीगांव पद्धति कहते हैं उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 4-1-3-2। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 में मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। तो मृगनयनी का महल यदि आपसे पूछे तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मृगनयनी का महल ग्वालियर में। मृगनयनी महल राजा मान सिंह तोमर ने निर्माण किया था। कौन? राजा मान सिंह तोमर ने। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न में, 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा है। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुक्त कर एलपीजी कनेक्शन देना था। कौन? एलपीजी कनेक्शन। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुक्त कर कौन सा दिया गया था? एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितना? 1600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में हम यदि देख ले तो जनधन योजना, पीएम जनधन योजना जो शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था दोस्तों, जनधन योजना। मेक इन इंडिया के बारे में देखें तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था, मेक इन इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना। कब? 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 92 में मथुरा लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। तो मथुरा लोक नृत्य है जो तेलंगाना में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तेलंगाना में प्रचलित है मथुरा लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 93 में संसद की प्रकलन समिति है। तो संसद की जो प्रकलन समिति है एक अस्थाई समिति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अस्थाई समिति, प्रकलन समिति एक अस्थाई समिति होता है। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति को मुख्य कार्य प्रशासन में मितव्ययिता और कार्यकुशलता संबंधित सुझाव देना। प्रकलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। प्रकलन समिति के अध्यक्ष। इस समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और प्रकलन समिति से जुड़वा बहन लोक लेखा समिति है। प्रकलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य, नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और 1972 में वन्य जीव अधिनियम के द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई थी। टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी वन्य जीव अधिनियम के द्वारा। और पक्के और कामलोंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के पागा और कामलोंग है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मिजोरम में। दाम्फा पेरियार पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। पेराल और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और यदि बिहार में देखें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुद्दी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अन्नाईमुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी अन्नामलाई काडवम
तमिलनाडु में स्थित पलानी पहाड़ी पर स्थित है। तो अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुड्डी 2695 मीटर स्थित है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि हम देखें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची की चोटी, ये हो गया दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट हो गया दोस्तों, ये पूर्वी घाट हो गया। तो दक्षिणी घाट का सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुद्दी है, ठीक है, अन्नाईमुद्दी है। यदि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखें तो जिंदगड़ा है, जिंदगड़ा। काडवम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है काडवम। नीलगिरी पर्वत पर सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेट्टा। तो दोदा बेट्टा किसके लिए है? तो नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 96 की ओर। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1879 से लेके वर्ष 1880 तक कोया विद्रोह हुआ था। पूर्वी गोदावरी के क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था वर्ष 1879 से 1880 तक हुआ था कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 में। इसमें कहा गया भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? खेती करने की अनुमति किसमें दी गई है? तो बीटी कपास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बीटी कपास को दी गई है। किसको? बीटी कपास को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 98 नंबर प्रश्न में। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक 273.15 केल्विन होता है दोस्तों, 273.15 केल्विन होता है। इसे जल का त्रिक बिंदु कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। सेल्सियस पैमाने पर पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और -40 डिग्री फॉरेन, -40 डिग्री सेल्सियस एवं फॉरेनहाइट समान होता है। -40 डिग्री जो होता है सेल्सियस और फॉरेन हाइट दोनों समान होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री पर फॉरेनहाइट एवं सेल्सियस दोनों समान होता है। यदि हम आपको देखें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा इसका। यदि हम इसके फार्मूला को लिखे C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो मैग्नेटिक डिस्क कौन है, यह प्रश्न पूछा है। तो डीवीडी है जो मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, डीवीडी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो 1935 में शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। F.E. फ्रिंच ने किया था इसकी व्याख्या, F.E. फ्रिंच ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। संलग्न गुप्त ऊष्मा है। तो संलग्न गुप्त ऊष्मा क्या है? तो संलग्न गुप्त ऊष्मा है जो ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा होता है। ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा होता है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो B12 की कमी के कारण होता है दोस्तों। B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 के कारण होता है। यदि हम देखें B9 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग होता है। और विटामिन सी देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B12 की कमी कारण होता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कम होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। यदि हम देखें विटामिन B1, सारे विटामिन का नाम मैं बताता हूँ दोस्तों। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसके कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 को निकोटीन कहते हैं, निकोटीन अम्ल विटामिन B3 कहते हैं, इसके कमी से पेलाग्रह नामक रोग होता है। विटामिन B5 में पेंटिथीनियम अम्ल होता है, इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफेद, जनन क्षमता कम होता है। विटामिन B5 पेंटाथेनिन होता है। विटामिन B6 पाइरोक्सिन होता है। और विटामिन H बायोटीन कहलाता है। विटामिन B12 साइनोकोआलबुलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर
103 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में यदि आपसे पूछे तो जिंक ऑक्साइड है जो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी जैसे Zn, Al, Sn, Pb, जिंक, एल्युमिनियम, टीन और पीबी है, लेड है, जो आपको उभयधर्मी के क्षेत्र में आता है। कौन उभयधर्मी के क्षेत्र में आता है? अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है दोस्तों, ये जान लीजिए। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। और सिलिकॉन उभयधर्मी धातु है। सिलिकॉन है जो उभयधर्मी अधातु है। और द्रव अधातु ब्रोमीन कहलाता है। द्रव अधातु किसे कहते हैं? ब्रोमीन द्रव अधातु है। और सीजियम सर्वोत्तम विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी से बना है। तो किससे लिया गया इकोलॉजी शब्द? तो इकोलॉजी शब्द है यूनानी शब्द है। इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द के इकोलॉजी से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि हम देखें नेक्स्ट प्रश्न को, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 105 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कौन सा रोग विषाणु से होता है, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो इसको हम देखें, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो तपेदिक है, चिकन पॉक्स है जो आपको विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों। यह बेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। बेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है चिकन पॉक्स। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक भी कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस को। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है दोस्तों, होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है ये। और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। कैलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है कैलेरा विब्रियो। यदि कुछ बीमारी के नाम देखें, टेस्ट है और बीमारी है। सिक टेस्ट डिप्थेरिया के लिए दिया जाता है। बिडाल टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए होता है बिडाल टेस्ट। 7 स्टेन टेस्ट प्लेग के लिए होता है। लेप्रोमिन टेस्ट कुष्ठ रोग के लिए होता है। अमेस टेस्ट कैंसर के लिए होता है। और रोजबॉलर टेस्ट गठिया बुखार के लिए होता है। लेप्रोमिन टेस्ट कुष्ठ के लिए होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर देखें। 121 नंबर प्रश्न यदि हम देखें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है 121 में कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशिकाएं, नेत्र लेंस में वृद्धि क्यों होती है? जब नेत्र की पेशिकाएं शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, तब नेत्र लेंस में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 122 की ओर देखें, तो 122 में है, किसी पिंड का जड़त्व है। किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है किसी पिंड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो खनिज की कमी के कारण कौन सा पादप रोग होता है? तो चुकंदर का केंद्र जो होता है, चुकंदर का केंद्र विगलन, वो खनिज की कमी के कारण होता है। खनिज की कमी के कारण चुकंदर का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलता हूं दोस्तों 124 की ओर। 124 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेट कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, प्रश्न 125 में कह रहा है बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है फिलामेंट का गलनांक। ठीक है। जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान। और बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है दोस्तों। बल्ब के अंदर कौन गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस। विद्युत हीटर, विद्युत आयरन इत्यादि में नाइक्रोम के तार उपयोग किए जाते हैं। नाइक्रोम का तार एक मिश्र धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों उच्च होता है।
विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक दोनों उच्च होता है। फ्यूज तार है जो फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो और फ्यूज तार को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 125 का आंसर क्या होगा? बी, 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126 में। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? दो प्रकोष्ठ वाला हृदय मछली के हृदय पाया जाता है। दो प्रकोष्ठ वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मगरमच्छ सरीसृप से संबंधित है जिसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। ऐसे मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ हृदय पाया जाता है, लेकिन एक प्रकोष्ठ है जो एक अपवाद के रूप में मछुआ में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। पक्षी में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय तथा उभयचरों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। स्तनपायी में 4 प्रकोष्ठ के हृदय पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 127 में न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदल जाता है? तो एक्सॉन छोड़ कर बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 128 की ओर। गलत वाक्य को ढूंढ रहा है। इसमें कहा गया है कि गलत वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये गलत है। सही है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। गोल्जी उपकरण केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये सभी संरचनात्मक प्रोटीन माने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है। तो ये एबीसी सही है। कौन गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 129 में। 129 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भारों में अनुपात होगा। Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 3:1 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 3:1। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का 130वां प्रश्न है। इस वीडियो का 130वां प्रश्न है दोस्तों। इसमें कहा गया निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेटा हैं। तो कौन सा कथन गलत है? तो सभी रज्जुकी कार्डेटा डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये गलत है, ये गलत है। सभी रज्जुकी कार्डेटा जो है मेरुदंड होता है, कोलोमेट होते हैं और ये पृष्ठीय तंत्रिका नाल होता है। कौन नहीं होता है? तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 131 की ओर। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ी की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगती है। यह इसका इस कारण होता है क्योंकि इससे शरीर में पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 132 की ओर, 33 की ओर नहीं 132 ही होगा दोस्तों। 132 नंबर प्रश्न में देखिए, यदि हम 132 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता होता है? तो कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत करता है और अंगों को भरने में काम आता है? तो ऑप्शन नंबर सी गर्तिका, एरियोलर गर्तिका है जो ये काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 133 की ओर चलें। इसमें दिया गया है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड जो कैडमियम की रॉड का काम क्या है? तो नियंत्रण रॉड जो कैडमियम की रॉड है, जो इसका कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूरॉन अवशोषित करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है कैडमियम की रॉड, नियंत्रण रॉड कहलाता है कैडमियम की रॉड। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 134 की ओर दोस्तों। 134 नंबर प्रश्न में दिया गया है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, उदासीन धातु के गोले को किया जाता है तो छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो यह गोला है जो इलेक्ट्रॉन गंवा देगा। तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवा देगा। यह गोला को गर्म कर रहे हैं और कांच को यदि संपर्क में लाएंगे तो गोला इलेक्ट्रॉन को गंवा देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्लेटीहेल्मिन्थ में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? वो कौन सी कोशिका है तो अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो ऑप्शन नंबर सी फ्लेम कोशिका है।
ऑप्शन नंबर सी फ्लेम कोशिका है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।